हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का 11 सेट लगाने वाले हैं। आज हम लोग अभी प्रैक्टिस किसका कर रहे हैं? वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 लगाएंगे और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक लगा लिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट बना हुआ है, आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें कि आज हम लोग 11वां लगाने वाले हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, आपको खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्लस उसमें जो आपको 7 प्रीवियस ईयर जो दिया था क्वेश्चन वो, और आपको ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और साथ साथ आपको ज्ञान बिंदु का आपको 15 सेट वाला बुक जो था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तीनों का बारी बारी से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, जाकर के विजिट करें, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप लोग जाकर के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है। तो दोस्तों, जिन्हें भी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। और दोस्तों, साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 11 का देखते हैं। पहला प्रश्न किस तरह का है। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिएगा, आपको रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी, अब्दुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल कादिर बदायूनी। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। साथ साथ इस फैक्ट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अब्दुल कादिर जो है आपको बदायूनी जो है शेख सुल्तान और नकीब खान के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद आपको पुस्तक का नाम क्या है? वो रज़्म-ए-नामा है। उसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर हम लोग कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो हुई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर के अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऋतुराज अवस्थी, एनके सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, अरुण कुमार मिश्रा। तो 3 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश श्रीवास्तव। क्या? प्रकाश श्रीवास्तव को 2023 अगस्त में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसको ध्यान में रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, कौन सा वो राज्य है? असम, मिजोरम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 का आपको राइट आंसर देखिएगा, डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो आपको है, ये आपको सिक्किम राज्य का जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य से। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर की 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मालाबार तट, लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत। तो भारत में स्थित जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये किस में? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या तिब्बत है। तो 6 का आपको राइट आंसर देखिएगा, बी हो जाएगा आपको, बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, यानी कि इसके आपको निकट स्थित है। 7 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या दिल्ली। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल में। कहाँ? केरल में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन, डिजिटल। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ उद्घाटन किया गया? केरल में। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, परम युवा 2, आदित्य, भास्कर। तो 8 का राइट आंसर देखिएगा, ए हो जाएगा, परम 8000 जो है ये आपको भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर के, भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर आपको 9 का हो जाएगा बी दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान देंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपको भारत रत्न से प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। इनके साथ साथ आपको 3 और को दिया गया था, 3 व्यक्ति, इनके साथ 2 और व्यक्ति थे जिनको दिया गया था। वहीं आपको फैक्ट याद रखेंगे कि भारत रत्न को हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? ये 1954 से हुई थी, इसको भी याद रखेंगे हम लोग दोस्तों कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ किसे किसे दिया गया था? तो इनके साथ साथ आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर के, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और पर्यावरण अध्ययन। तो देखिएगा पत्रकारिता के ये क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य और हो जाएगा 10 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं आपको पूछ देगा दोस्तों कि अगर पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1917, इसको भी ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप पे द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? वेम्बनाड झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या कालीकट झील। तो 11 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पुलिकट झील जो है ये आपको अलग होती है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आपको राइट आंसर देखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 20.12 मीटर होता है। 20.12 इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट के बाद आपको 1-2 अलग अलग डिजिट में बोला जाता है। 20.12 मीटर, ठीक है। और वहीं आपको अगर लंबाई पूछ रहा है 20.12 मीटर और चौड़ाई अगर पूछ देगा तो चौड़ाई आपको कितना होता है? क्रिकेट पिच की 10 फीट होता है। कितना होता है? 10 फीट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी कुछ हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि क्रिकेट खेल की जो शुरुआत है इंग्लैंड से ये मानी जाती है 14वीं सदी में। 14वीं सदी में इंग्लैंड में ये मानी जाती है क्रिकेट खेल की शुरुआत। और एक और चीज़ याद रखेंगे इसमें कि भद्रजनों का खेल, क्रिकेट को है ना भद्रजनों का खेल भी कहा जाता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और 11 खिलाड़ी होते हैं, ये तो सभी को पता है कि 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 नंबर के, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित आपको नहीं है? काजू गोवा, केसर जम्मू कश्मीर, सही है ये तो, काजू गोवा भी सही है। और ये आपको सी आपको गलत हो जाएगा इसमें से, बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव का वाई निगेटिव, आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो तुर्की, अफगानिस्तान, इजराइल, कनाडा। तो 14 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है कि नवंबर 2023 में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि, जिसको शॉर्टकट है, की शुरुआत की है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। 15 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा यहाँ पर, आयुष मंत्रालय ने ये शुरुआत किया है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत किसने की है? तो आयुष मंत्रालय। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको, यहाँ पर मैथ है, मैथ और रीजनिंग के लिए पीडीएफ अगर चाहिए आप लोगों को तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? ठीक है, कौन सी टीम? तो दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या नीदरलैंड। 31 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा आपको, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ जो है कि 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार आपको 2023 वनडे विश्व कप जो हुआ था उसमें क्वालिफाई करने में विफल रहा, यानी कि आपको असफल, यानी कि नहीं मतलब कि क्वालिफाई कर पाया।
ठीक है। ध्यान देंगे आपको कि ये 2023 का जो वनडे आपको वर्ल्ड कप ये जो मैच हुआ था क्रिकेट का, ये कहाँ हुआ था? अपने भारत में ही इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट आपको 2027 में जो होने वाला है, 2027 के बारे में जान लेंगे, ये एग्जाम में आपको आ सकता है। ये कहाँ 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 होने वाला है? ये आपको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। अगला वनडे विश्व कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1902, 1906 या 1900? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1906 में आपको इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या शेरशाह सूरी? तो 33 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ये काम करवाया था, शाही सड़क को जोड़ने का काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा यानी कि टॉम्ब स्थित है आपको आगरा में, ग्वालियर, झांसी या जयपुर में? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो प्रसिद्ध आपको ये संगीतज्ञ थे जो तानसेन, उनका आपको ग्वालियर में ये मकबरा स्थित है। 34 का आपको राइट आंसर। तानसेन कौन थे? तो अकबर के नवरत्न में से एक थे तानसेन का जन्म आपको ग्वालियर में ही हुआ था, वहीं इसलिए उनका मकबरा भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर के, भारत का कौन सा राज्य सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है? सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है कौन सा भारत का राज्य है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या केरल? 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल मनाता है सुदेश्वर महोत्सव। कौन मनाता है? भारत का राज्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में खालिस्तान के रूप में अनुकूल किया गया है। तो कौन सा खेल को? फेंसिंग यानी कि असी क्रीड़ा, रग्बी, पोलो या जूडो? तो 36 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पोलो खेल को। पोलो खेल को दुनिया भर में के रूप में अनुकूल किया गया है, सगोल कांगजेई खेल को। ठीक है, पोलो खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर की, माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये कहाँ स्थित है? असम, मणिपुर, केरल, उड़ीसा? 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये असम में है। असम में पड़ता है आपको माजुली द्वीप। अब कौन सी नदी में बनता है आपको? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। 38 नंबर देखिएगा प्रश्न यहाँ पर, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 से 60 रुपया हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? ये अवमूल्यन हुआ या विमुद्रीकरण हुआ, अधिमूल्यन हुआ या मूल्यवर्धन हो गया? यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस क्या हो रहा है, $1 का दाम आपको 55 रुपया है, ठीक है अभी, और फिर बढ़ करके $1 से 60 रुपया हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिएगा यहाँ पर 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अवमूल्यन हो गया ये, ठीक है, अवमूल्यन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 39 नंबर के, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहली, तीसरी, पांचवी या छठी? तो 39 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस समय आपको इंदिरा गांधी पीएम थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये आपको जो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको 1974 से 79 चला था। कब? 1974 से 79 पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये काल है। पहला 51 से 56 और दूसरा आपको था 56 से 61, इस तरह से 61 से 66 तीसरा था, तो पांचवी में आपको चला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? बचत का निम्न स्तर, काले धन का अधिक, आय का निम्न स्तर, ब्याज की कम दर? 40 का आपको राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्याज की कम दर। ब्याज की कम दर सुलभ मुद्रा का ये अर्थ होता है, ब्याज की कम दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? कौन नहीं जुड़ा था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय? 41 का राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, ये आपको लाला लाजपत राय जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे ये,
ठीक है। अदरवाइज फिरोज शाह मेहता, दादूभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब जुड़े हुए थे। 42 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। जतिन दास जो है आपको किस आरोप में आपको बंदी बनाए गए थे। मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चटगांव सशस्त्र लूट है। 42 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र में ये आपको बंदी बनाए गए थे जतिन दास से, ठीक है, जतिन दास है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो देखिएगा इसका छोटा डेट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा आपको कालक्रम अनुसार इसको आपको सजाना है यहाँ पर कि पहले कौन आएगा। इसको ध्यान देंगे कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था ये आपको 29 मार्च, यानी कि इसको ले सकते हैं आपको 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। और राजगुरु को फांसी 1931, सब 1931 में हुआ। लेकिन राजगुरु को फांसी कब दिया गया था भगत सिंह को, आप लोग को छोटा डेट याद होना चाहिए, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 है। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये आपको 5 मार्च 1931 हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो पहले कौन आता है, 5 मार्च 1931 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2, फिर जाकर के 1 हो जाएगा, यानी कि 3, 2, 1 आपको पहला वाले में ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया। नायक के रूप में कौन स्थान लिया था गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे नमक सत्याग्रह में। तो अब्बास तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सर आगा खां, सरदार पटेल। तो 44 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने इसका कमान संभाला था। और 5 मार्च 1930 को जो गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो गांधी जी को कौन से जेल भेजा गया था, तो यरवदा जेल, इसको भी याद रखना है, यरवदा जेल। कौन से जेल में, यरवदा जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 45 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है। बाजरा, आलू, ककड़ी, कॉफ़ी। 45 का राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है कि आपको यह बागान फसल की श्रेणी में आता है। 40 नंबर यहाँ प्रश्न है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ से। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड या रूस। आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। वहीं आपको देखिएगा ब्रिटेन का पूछ देगा तो ब्रिटेन से लिया गया है आपको संसदात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। और साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से ही लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो लिया गया है ये आपको रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन ही 62 नंबर की भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कौन का सिद्धांत जो लिया गया है, कौन से संविधान, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो 62 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो लिया गया है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर के ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा कथन सही है। सही का आपको इसमें पहचान करना है कि कौन सा सही है। तो देखिएगा कितना है, 63 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे कि कौन सा सही है, पढ़ेंगे हम लोग कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। और निकटवर्ती हिमालय, ये सही है आपका पहला, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, यह भी आपका सही है। तो तीनों सही हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 64 नंबर की नेपाल का आधिकारिक भाषा क्या है, भोजपुरी, हिंदी, थारू या नेपाली। तो 64 का आपको राइट आंसर देखिए ऑब्वियसली डी हो जाएगा, नेपाली आपको जो है नेपाल की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। बर्मा को अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, 1935 या 1947 से। तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिनियम 1935 के द्वारा। अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था।
66 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? तो 66 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, चीन। चीन जो है आपको सिविल सेवा भी शुरू करने वाला आपको सबसे पहले आपको चीन ही था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला भी देश आपको चीन ही था। अच्छा, इसको ध्यान में रखेंगे। और वो पुस्तक मुद्रित करने वाला भी पहला देश आपको चीन ही था। और चीन के बारे में एक फैक्ट जानेंगे कि चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है डॉक्टर सन्यास सेन को। इसको भी ध्यान में रखना है। 67 नंबर प्रश्न है कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का जो एक मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि या देवनागरी लिपि? 67 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि के बारे में एक फैक्ट जानिएगा कि आपको किस तरह से किस ओर से किस ओर लिखा जाता है। आपको जस्ट लाइक उर्दू या अरबी आप लोग जैसे जानते होंगे तो उस तरह से लिखा जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि। इसको ध्यान में रखेंगे। 68 नंबर प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं, यानी कि कितना समय? देखिए विषय हैं, देखिए ध्यान देंगे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में आपको इसमें कितना विषय प्रदान किया गया है? 18, 28, 16 या 29 विषय? तो देखिएगा आपको 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 29 विषय। तो 11वीं अनुसूची में आपको जो आपको पंचायत ये संबंधित पंचायत से जो संबंधित है ये आपको ये कितनी आपको इसमें प्रदान किया गया है? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको आपको बनाया गया था 11वीं अनुसूची को। इसमें आपको टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। वहीं आपको वो नगर पालिका का जैसे बोल देगा तो उसमें आपको 18 विषय प्रदान किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित होता है, नगर पालिका से संबंधित है। अब 12वीं सूची में टोटल 18 विषय को प्रदान किया गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर के ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव के परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज का नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम.के. गांधी? तो 69 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, एम.के. गांधी का ये सुझाव था। किसका था? पंचायती राज का ये एम.के. गांधी का ये सुझाव था। 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन सा शामिल होता है? ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, या पंचायत सेवक? तो 1, 2, 3 में आपको देखिएगा राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा यहाँ पर, 1 और 2, ठीक है। निर्वाचित मुखिया ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो आपको ये हो जाएगा 1 और 2 राइट हो जाएगा। पंचायत सेवक नहीं शामिल होता है, ये नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर की नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? 243 के त से यच तक, 243 के क से न तक, 243 घ से न तक, 243 ख से प तक। 71 का आपको राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा दोस्तों, 243 के त से यच तक जो है नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के अनुच्छेद से है। कहाँ से कहाँ? 243 के त से यच तक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर के निम्नलिखित योजना और कार्यक्रम का मेल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 72 नंबर हम लोग देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा ये कार्यक्रम हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था। क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था आपको तो तीव्र औद्योगिकरण, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था आपको तीव्र औद्योगिकरण था, 1 नंबर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा आपको ये आपको तृतीय पंचवर्षीय आधारभूत उद्यमों का प्रसार, आधारभूत उद्यमों का प्रसार है आपको सामने है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो है आपको स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता, और पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपको न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे आप लोग। 73 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है?
तो कितना किया गया है 73 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा 60.72%। ठीक है, 60.72% आपको जो है ये दिया गया है, 60.72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, 5, 10, 15 या 20 है। तो 74 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा 5 है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के महत्व को तत्व को शामिल किया गया है, तो 5 तत्व को शामिल किया गया है। 74 में आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जान लीजिए। एक होता है भौतिक, दूसरा वित्तीय, तीसरा मानवीय, चौथा सामाजिक और चौथा पर्यावरणीय। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 नंबर के सरकार का हस्तक्षेप है, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, क्या कहलाता है। पुनः आवंटन कार्य, लेन देन का कार्य, अनिश्चितता कार्य, स्थिरीकरण कार्य। 75 का राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग के विस्तार के लिए हो या अथवा उसे कम करने के लिए, वो आपको स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार के एक समान है और एक समान है। देखिए यहाँ पे आपको ये रीजनिंग है, तो हास्यपूर्ण, मजाकिया, मस्खरा या प्रसन्नचित्त। 76 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मस्खरा। 91 नंबर प्रश्न है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उड्रेनजोम, नंदा देवी, काराकोरम या तिरिचमीर। आपको राइट आंसर तिरिचमीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी है हिंदू कुश पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 92 नंबर कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। देखिएगा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भीमराव अंबेडकर, एमपी पायली, एलेक्जेंड्रोविक्स, कैसी वियर। तो 92 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, कैसी वियर। कैसी वियर का आपको ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 93 नंबर, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो देखिएगा, पशु के एक रेड सिंधी एक नस्ल है, ये किस घरेलू पशु से संबंधित है। भैंस, गाय, घोड़ा या ऊंट। तो 93 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको, गाय। ठीक है, ये गाय का आपको ये नस्ल है, रेड सिंधी। रेड सिंधी। वहीं आपको एक मुर्रा नस्ल आता है जो कि भैंस का है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 94 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है, कौन सा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस या नेपच्यून। तो देखिएगा, नेपच्यून वरुण को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 94 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपको, बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का एक वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है, बृहस्पति। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि हो गया है, ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला, ये सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि का है। 95 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिलीपींस। 95 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर के सरकार का हस्तक्षेप है, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, क्या कहलाता है। देखिए, आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पुनः आवंटन कार्य, लेन देन का कार्य, अनिश्चितता का कार्य या स्थिरीकरण का कार्य। तो 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थिरीकरण का कार्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर के निम्नलिखित में से यह कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य है। मेंडलीव का आवर्त आवधिक नियम, आधुनिक आवधिक नियम, ऑक्टेट्स के न्यूलैंड्स नियम, डोब्रेनियर का नियम। तो 97 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, आधुनिक आवधिक नियम। क्या बताता है, तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य है या आधुनिक आवधिक नियम बताता है। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गुणसूत्र में जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है। मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक या एसेंट्रिक। इसका राइट आंसर जहाँ पर आपको एब्सेंट होता है ना गुणसूत्र जहाँ एब्सेंट होता है वो आपको एसेंट्रिक कहलाता है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। वहीं आपको देखेंगे कि जाकर के गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो, गुणसूत्र जो आपको एक किनारे पर होता है वो आपको टेलोसेंट्रिक कहलाता है। और ऐसे स्थान पर जिनमें एक गुणसूत्र आपको बड़ा भाग और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, एक गुणसूत्र जिसमें बड़ा होता है, एक गुणसूत्र जिसमें छोटा होता है, वो आपको क्या कहलाता है, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है।
वो क्या कहलाता है, एकोसेंट्रिक है। और ऐसा स्थान पर जहाँ गुणसूत्र दो भाग में विभाजित हो जाता है वो मेटासेंट्रिक कहलाता है। इसको ध्यान में रखेंगे तीनों को। और जहाँ पर आपको गुणसूत्र एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, वो आपको एसेंट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर के वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, एनीमोमीटर। 99 का आपको राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा, बैरोमीटर। वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? तो ई टॉर्सेली। ठीक है, ई टॉर्सेली इनका नाम याद रखेंगे। ई टॉर्सेली बैरोमीटर के आविष्कारक थे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 100 नंबर के, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षयनीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? यह मानिए कि ताप अपवर्तित रहता है तो क्षयनीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? 100%, 200, 300 या 400? तो 100 का आपको राइट आंसर देखिएगा, आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 300% हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर के, ZZ/ZW का प्रकार लिंग निर्धारण देखा जाता है प्लेटिपस में, घोड़े में, घोंगे में, कॉकरोच में या मोर में? 101 का आपको राइट आंसर देखिएगा, डी हो जाएगा, मोर में ये देखा जाता है। इस तरह का आपको लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? मोर में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? इस्पात, निर्वात, वायु या दूध? 102 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 103 नंबर के, विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। तो डी तो आपको हो जाएगा, जो हमको धरती से बांधे रखता है वह बल। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है, ये सही हो जाएगा आपको। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा जो आपको परिक्रमा करती है वो आपको ग्रेविटी के कारण ही करती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये भी सही हो जाएगा। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की जो गति है ये नहीं होगा। ठीक ना, तो आपको 103 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 104 नंबर की, प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल के निर्धारण क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक, की तृतीयक या चतुर्थ संरचना, क्या कहते हैं? 104 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। क्योंकि क्या है क्वेश्चन? प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग हम लोग किया जाता है? ठीक है, आमीटर, पैरोमीटर, बोलोमीटर या फ्लक्स मीटर? 105 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पैरोमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भट्टियों जैसे कि अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए किस चीज़ का, कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो पैरोमीटर का उपयोग करते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा, ये सही है। यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की विपाटन को नहीं समझा पाया, ये सही है। एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, ये गलत है, यही आपको नहीं हो जाएगा, सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 122 नंबर के, 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, चैडविक और लॉरेंस, सोडी और स्टैन, फर्मी और मिटनेर, गीगर और नटल। तो 122 का राइट आंसर देखिएगा, डी हो जाएगा, गीगर और नटल ने खोज किया था इसका। क्या है? 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों के बीच ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? गीगर और नट्टल ने खोजा था। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? थोरियम का कौन सा अयस्क है? पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, कार्नोटाइट या टार्बोनाइट है? तो इसका ध्यान देंगे, आपको 123 का आपको राइट आंसर देखिएगा, बी हो जाएगा, मोनाजाइट। मोनाजाइट थोरियम का ये अयस्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पिच ब्लेंड किसका है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का होता है। पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड और कार्नोटाइट या कार्नेटाइट जो होता है आपको यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 124 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान, बल और विस्थापन के बीच के कोण या आरोपित बल पर। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित पर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 125 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिएगा 714 N प्लस डॉट 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 रिएक्टेड बाई 17 8O प्लस 111H। ठीक है, इस तरह का दिया है। तो ए पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन। 125 का राइट आंसर ए हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर की कोलाइडी कणों का अवक्षेपण में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? निलंबन, पृथक्करण, विद्युत कण संचलन, अस्कंदन। 126 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का अवक्षेपण परिवर्तन कहलाता है अस्कंदन। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति का पता लगा सकता है। उष्मा, कंपन, चुंबकीय क्षेत्र या विभवांतर। 127 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 128 नंबर के HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस, प्लेग, एड्स, कैंसर। तो 128 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, एड्स हो सकता है। अगर HIV का आपको इलाज नहीं करवाएंगे तो एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर की किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु पर लगे बल पर या वस्तु के वेग पर। 129 का राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग जो है आपको, मोमेंटम जो है आपको, वो आपको वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्योंकि इसका देखिए सूत्र होता है जाकर के संवेग का मोमेंटम का वेग गुने द्रव्यमान, क्योंकि इसलिए आपको वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा। 130 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि दंत क्षय का अर्थ क्या है? दांतों का सफ़ेद होना, दांतों की सूजन, दांतों का सड़ना, दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो 130 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, दांतों का सड़ना। यानी कि दांतों का मतलब कि सड़ के मतलब कि गिर जाना, टूटना, वही दांतों का क्षय कहलाता है। और इसका जो है आपको मुंह का pH मान जो है कि 5.5 से कम होता है तो आपको होता है। तो 5.5 से जो pH मान जो मुंह का उससे कम हो जाता है तो दांतों का सड़न या झड़ना यानी कि स्टार्ट हो जाता है। 131 नंबर प्रश्न है कि किसी उच्च स्तर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? आहार जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, पारितंत्र, आहार श्रृंखला। 131 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, आहार जाल बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? आहार जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर के अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों की वेगों का सही क्रम क्या है आपको? अल्फा, बीटा, गामा किरणों का। तो 132 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको पहले गामा आएगा, फिर बीटा, फिर जाकर के अल्फा। ठीक है, पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। यानी कि गामा का आपको जो है कि वेगों का सही क्रम वेग के हिसाब से कहा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेग होता है जाकर के गामा का, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद अल्फा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर के टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का प्रास क्या है आपको? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज से आपको 200 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज, या 10 के पावर 14 हर्ट्ज से 10 के पावर 15 हर्ट्ज। 133 का आपको राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपको राइट आंसर कि 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। 100 से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है आवृत्ति प्रास किसका? टेलीविजन संकेत का। 134 नंबर प्रश्न देखेंगे कि खाली स्थान उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। कंट्रोल पैनल, टास्क बार, भागों, सहायता और समर्थन। 134 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल पैनल उसको कहा जाता है। यानी कि कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित
करता है। एक सूची बताता है ना कंट्रोल पैनल, आप लोग खोलते हैं तो हम लोग, ठीक है, जो कंप्यूटर के सिस्टम की कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का स्थापित करता है यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर देखेंगे और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया इनमें से कौन सी है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट रिएक्टेड बाय बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सी ऑप्शन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और लेड प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्टेड बाय लेड क्लोराइड प्लस कॉपर हो जाएगा आपको। तो 135 का देखिएगा यहाँ पर बी आपको यहाँ पर राइट होने वाला है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को अगर ये करेंगे, रिएक्शन देंगे, तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विषय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर किया कीजिए क्योंकि जिनके पास ये बुक नहीं है उनको ये लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।